नमस्कार, मैं हूं सुजाता। स्वागत है आपका फिर से एक बार टीसीएच में मेरे शो में। तो जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, सर पर हैं और पार्टीज ने तमाम अपने तरकश में से तीर निकालना शुरू कर दिए हैं। कहीं चुनावी जोड़ तोड़ चल रही है, राजनीतिक उठापटक हो रही है, रेजिग्नेशंस आ रहे हैं। खट्टर साहब का भी रेजिग्नेशन आया है और इस सब के बीच में राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो चुनावी मुद्दों को जनता के मुद्दे बना सकें। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान खींचा जा सके आम लोगों की समस्याओं की तरफ, आम लोगों के मुद्दों की तरफ। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने 5 न्याय का वादा किया है कांग्रेस ने, और इन 5 न्याय में से एक बड़े नारी न्याय का कल उन्होंने खुलासा किया है। इस नारी न्याय के चलते 2 बड़ी बातें सामने आई हैं जिन पर हम आज डिस्कस करेंगे भी। वो 2 बड़ी बातें हैं कि उन्होंने हर गरीब महिला को, एक गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख रुपए की मदद तक का वादा किया है। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो है सरकारी नौकरियों में 50% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन। ये जो 1 लाख वाली रकम का उन्होंने वादा किया है, ये बीजेपी की नींद भी उड़ा सकती है। तो ऐसी ही एक स्कीम मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत दी थी महिलाओं को 1250 रुपये पर मंथ, यानी कि साल का 15,000 रुपये, और 1,000 रुपये अभी केजरीवाल ने बहनों को देने की घोषणा की है। इन दोनों ही स्कीम्स से कई गुना बड़ी रकम है जिसकी घोषणा कल कांग्रेस ने की है। ये किस तरह के बदलाव लाने वाला है, किस तरह से दूसरी पार्टीज की नींद उड़ाने वाला है? क्या महिलाएं जिनके लिए ये स्कीम्स जारी की गई हैं उन्हें ये लुभा पाएंगी योजनाएं, और किस तरह से क्या ये कांग्रेस को वापस सत्ता में ला पाएंगी? इन पर बात करेंगे, इन तमाम योजनाओं पे बात करेंगे। बने रहिए मेरे शो में और देखते रहिए टीसीएच। तो आइए विस्तार में बात कर लेते हैं कि ये नारी न्याय के अंतर्गत जो 5 स्कीम्स, जो 5 बड़े वादे किए गए हैं, ये क्या हैं। पहला तो है महालक्ष्मी गारंटी, यानी गरीब परिवार की हर महिला को सालाना 1 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी। ये एक बड़ी रकम है और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि शिवराज सिंह चौहान इसको सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट कर चुके हैं मध्य प्रदेश में, और माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सफलता का एक बड़ा रीज़न ये रहा कि महिलाओं के अकाउंट में सीधा उन्हें पैसे पहुंचाए गए। महंगाई बढ़ रही है, लगातार महिलाओं को दिक्कतें आ रही हैं, और अच्छे अच्छे परिवारों में भी महिलाओं के हाथ में कोई पैसे नहीं रखता है। आप अपने परिवारों के बारे में जानते होंगे कि किस तरह से लेडीज़ छोटी छोटी अमाउंट, छोटे छोटे पैसे जोड़ कर रखा करती थीं, और जो किसी गाढ़े समय में परिवार के ही अक्सर काम आया करते थे। अब नोटबंदी के चलते मोदी जी ने वो तो महिलाओं से छीन लिया है। उनकी जो छुपी हुई जो राशि थी, छुपा हुआ जो उनकी जो निधि थी, वो उन्होंने उससे छीन ली है महिलाओं से। तो ऐसे में एक बड़ी दिक्कत है कि महिलाओं के हाथ में सीधा पैसा नहीं जा रहा है, कोई नहीं देता है। किसी ने राखी पर महिलाओं को कुछ दे दिया, बहन को कुछ दे दिया, या परिवार वाले ने, किसी ने कुछ रुपए हाथ में थमा दिए। वो अपनी मनी, अपना अमाउंट, अपना पैसा जिसका कोई हिसाब उनसे नहीं लेने वाला है, वो अपने जमा पूंजी में रखा करती थी। मैं अपनी दादी का ही एक किस्सा सुना देती हूँ, बड़ा मज़ेदार है। मेरी दादी की जब मृत्यु हुई तो उसके महीने भर बाद माँ ने सोचा कि अब इनके सामान को देखा जाए, इनके कपड़े वगैरह, इनकी रज़ाई बिस्तर, सब चीज़ें ठीक की जाए, निपटाया जाए, जो भी सामान इधर उधर रखा हुआ है, फैला हुआ है। तो उनकी रज़ाई, नवंबर का महीना था वो, उनकी रज़ाई उन्होंने उधेड़ी और खोली। तो मज़ेदार चीज़ है कि पहले रज़ाई को उधेड़ के दोबारा से उसको भरा जाता था, जो रुई हुआ करती थी उसकी फिर से धुनाई होती थी और रज़ाई फिर से तैयार होती थी। तो जब वो रज़ाई उधेड़ी गई तो उसमें नोट थे सिले हुए रखे। ये मेरी दादी की वो छुपी हुई कमाई थी जिसको आज नोटबंदी के चलते मोदी जी ने सब महिलाओं के हाथों से छीन लिया है। तो ये जो पैसा है, ये बड़ी चीज़ थी, एक संकट के समय काम आने वाली चीज थी महिलाओं के लिए, उनके परिवारों के लिए। तो ऐसे में ये 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है जो सालाना महिलाओं को देने का वादा कर रही है कांग्रेस, अगर वो सत्ता में आती है तो। ये और बात है कि इसके बाद तय किया जाएगा कि गरीब कौन है वगैरह वगैरह। दूसरी बड़ी जो चीज, जो दूसरा बड़ा वादा किया गया है वो है आधी आबादी पूरा हक,
यानी केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, ये कांग्रेस कह रही है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा वादा है और बहुत बड़ी चीज है। जाहिर है कि इसमें सारे रिजर्वेशंस वगैरह शामिल होंगे, ओबीसी रिजर्वेशन भी शामिल होगा, गिने नहीं जाएंगे तो सुने नहीं जाएंगे, तो वो तमाम रिजर्वेशंस भी इसमें शामिल होंगे, ऐसी ही उम्मीद है। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें एक दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं समाज पेट्रियार्कल है, हमारी सामाजिक संरचना पितृसत्तात्मक है, और ये जो 33% रिजर्वेशन का बिल भी अभी पास किया गया था वो भी बहुत आसान नहीं था। उसका 25 साल लंबा इतिहास है, जिसमें लगातार संसद में बैठे हुए मर्दों को ये लग रहा था कि औरतें आएंगी तो वो हमारी जगह छीन लेंगी। अतिक्रमण की तरह उसको देखा जा रहा था, उसे हक लेने वो अपना आ रही हैं, अपनी जायज जगह लेने वो आ रही हैं, ऐसे नहीं देखा जा रहा था। और अभी जो 33% रिजर्वेशन का बिल, महिला शक्ति वंदन जो अधिनियम पास हुआ भी है, वो भी कोई बहुत आसान चीज नहीं है। एक तो वो 15-20 साल, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो अभी आएगा, वो एक जुमले की तरह ही है। अभी उसमें शर्त लगी है डिलिमिटेशन की। इसका मतलब ये भी है कि पहले जितनी सीट्स हैं लोकसभा की उनको बढ़ाया जाएगा और फिर महिलाओं को उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिससे कि ये सुनिश्चित हो कि मर्दों का हक कम से कम मारा जाए। तो 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए केंद्र की सरकारी नौकरियों में ये एक बहुत बड़ी चीज होने जा रही है, एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण का कदम होने जा रहा है अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। तीसरी जो बात है वो है शक्ति सम्मान। शक्ति सम्मान यानी आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता और मिड डे मील कार्यकर्ता जितनी भी हैं, उन सबके मासिक वेतन में दोगुना योगदान केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। इसे समझ लेते हैं, मासिक वेतन नहीं है, दरअसल ये ऑनरेरियम है जो इन कार्यकर्ताओं को मिलता है, और ये ऑनरेरियम परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड यानी कि तमाम तरह की स्कीम्स जो चलती हैं महिलाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उन स्कीम्स में जो पैसा आता है, उन स्कीम्स के जितने बेनिफिशियरी होते हैं उसके हिसाब से इन कार्यकर्ताओं को ऑनरेरियम दिया जाता है। कुछ जगह पर ये ऑनरेरियम फिक्स्ड है, जैसे पश्चिम बंगाल में लमसम अमाउंट दे दिया जाता है, एक बजाय ये देखने के कि कितने बेनिफिशियरीज हैं, कितनी महिलाओं को मदद की गई है, एक आशा कार्यकर्ताओं ने कितना काम किया है, तो एक फिक्स अमाउंट वहां पर दे दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। अब इसमें कई तरह की स्कीम्स हैं जो केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं। जैसे एक स्कीम की बात कर लेते हैं, जननी सुरक्षा योजना जो है, ये केंद्र सरकार की स्कीम है, उसके लिए वहां से पैसा आता है। साथ ही स्टेट जो है वो भी उसमें कुछ अमाउंट पे करता है, लोकल जो नीड्स होती हैं उनके आधार पर। तो वो दोनों अमाउंट है जो उसमें जननी सुरक्षा योजना में दिए जाते हैं। अब ये जो केंद्र सरकार पैसा दे रही है, असल में कांग्रेस का वादा है कि इस अमाउंट को दोगुना किया जाएगा, और ये एक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ने वाला एक और कदम है। हम लगातार देख रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता पिछले सालों में आंदोलन कर रही हैं अपनी ऑनरेरियम को लेके, अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेके वो लगातार सड़कों पर आ रही हैं। उनको पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है। वैसे तो जो भी अपने हक की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर निकल रहा है, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, उनको पीटा जा रहा है और उनकी आवाज को दबाया जा रहा है लगातार। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा आश्वासन साबित हो सकता है। चौथी जो बात है इन वादों में वो है अधिकार मैत्री। ये अधिकार मैत्री, प्रत्येक जो पंचायत होगी, ग्राम पंचायत, उसमें एक कानूनी सहायक नियुक्त की जाएगी जो कानूनी तौर पे मदद करेगी महिलाओं की, उनको तमाम अधिकारों की जानकारियां देगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। आप देखिए कि दो बातें यहाँ निकल कर आती हैं। तो ये कि महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी अक्सर नहीं होती, किस स्थिति में वो क्या पा सकती हैं, कौन सी मदद उन्हें मिल सकती है, सरकार की कौन सी सहायता मिल सकती है, कौन सी कानूनी सहायता उन्हें मिल सकती है, वो अक्सर अनजान होती हैं इन तमाम चीज़ों से। दूसरा जो अनजान होने की बात है वो ये है कि ये जो सारी स्कीम्स कांग्रेस ने अभी निकाली हैं, इनको भी सबसे लोअर लेवल तक जाना बेहद ज़रूरी है, और ये देखना होगा कि ये एकदम आम महिला तक, एक गरीब महिला तक जिसे ये सब आश्वासन दिए जा रहे हैं, उन तक ये सारे आश्वासन पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, और बाद में जब ये प्लान सब एग्जीक्यूट किए जाएंगे तब भी वो मदद
ठीक से वहां पहुंचेगी या नहीं। तो मशीनरी को लेके और एग्जीक्यूशन को लेके बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में सोची जाएंगी। फिलहाल तो ये वादे, 5 वादे बड़े वादे लग रहे हैं। पांचवी जो चीज है वो है सावित्रीबाई फुले छात्रावास, यानी कि देश भर के सभी जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए एक हॉस्टल खोला जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी मदद है उन औरतों के लिए जो अकेली हैं, बेसहारा हैं, या जिनके पास बच्चे भी हैं लेकिन परिवार की कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। वो कैसे काम करें, वो कैसे नौकरी करें, कैसे अपना सहारा खुद बने, इंडिपेंडेंट हों, क्योंकि समाज में हर वो व्यक्ति तभी उपयोगी हो सकता है जब वो अपने आप को इस लायक बना पाए, जब वो खुद को सस्टेनेबल स्थितियों में लेकर आ पाए, जब वो कमा सके, आत्मनिर्भर हो सके। तो इस लिहाज से महिलाओं को वर्कफोर्स में लाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए जो अन्यथा उनके पास या तो परिवार से नहीं है या आर्थिक रूप से नहीं है, वो तमाम चीजें उपलब्ध कराने के लिए ये 5 योजनाएं, बड़ी योजनाएं दिखाई दे रही हैं। एक चीज जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है वो ये है कि इस बार कांग्रेस ने क्लास डिवीजन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले नारियों के लिए, महिलाओं के लिए एक बड़ी स्कीम पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव में लागू की जा चुकी है। 40% सीटें इलेक्शन लड़ने के लिए महिलाओं को दी गई थी। तो ये एक बड़ा वादा था जो उस समय किया गया था, मतलब उसका मजाक भी उड़ा था। राहुल गांधी ने कहा था कि अभी तो ये शुरुआत है, और जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए और ये पूरी स्कीम फेल होती हुई दिखाई दी तो बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये अंत भी है। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद ये राहुल गांधी ये 5 नई चीजें जो लेकर आए हैं, इनमें वो बदलाव, शायद वो सीख दिखाई दे रही है जो वो 40% जो रिजर्वेशन का मुद्दा उन्होंने उठाया था, जो सीट्स भी दी थी, सिर्फ मुद्दा ही नहीं उठाया था, महिलाओं को बाकायदा 40% महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए सीट्स दी गई थी, टिकट्स दिए गए थे। वो भले ही कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार जो ये 5 योजनाएं लेकर आए हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये बड़ी चीज होगी जो कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को दी जाएगी, क्योंकि ये सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रतिबद्धता को दिखाएगा। सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं का कि उनकी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, या वो बिजनेस करना चाहती हैं, इन तमाम क्षेत्रों में जो भी बाधाएं उनके रास्ते में आती हैं उनको दूर करने की कोशिश सरकारी नीतियों के द्वारा, सरकारी स्कीम्स के द्वारा। तो आम औरत को ध्यान में रखा गया है, एक गरीब औरत को ध्यान में रखा गया है इन तमाम स्कीम्स को बनाते हुए, और ये कोशिश की गई है कि न्याय मिल सके, क्योंकि बराबरी की बात तब तक पूरी नहीं हो सकती, बराबरी तब तक, सच्ची बराबरी नहीं हो सकती जब तक न्याय नहीं हासिल हो जाए, न्याय अवसरों का, न्याय बराबरी से मिलने वाले मौकों का। तो ये 40% वाला जो वादा है उससे ज्यादा रियलिस्टिक गोल दिखाई दे रहा है। लेकिन मजेदार चीज ये है कि वो 40% जो रिजर्वेशन, जो टिकट्स दी गए थे चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं को, वो रियलिस्टिक क्यों नहीं था, वो गोल रियलिस्टिक क्यों नहीं था? तो एक तो जो मुझे समझ में आता वो ये कि भारत की सामाजिक संरचना को, पितृसत्तात्मक संरचना को हमें समझना होगा। सीधे पावर स्ट्रक्चर में महिलाओं का आना या उन्हें ले आना कोई आसान चीज नहीं है। ये अभी दूर की कौड़ी दिखाई दे रही है, और अभी बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनसे महिलाएं जूझ रही हैं। बहुत ही आधारभूत समस्याएं हैं जीवन में, आर्थिक समस्याएं हैं, संकट हैं, स्वास्थ्य के और शिक्षा के मौकों के, रोजगार के संकट अभी जीवन में इतने ज्यादा हैं कि लीडरशिप के लिए, नेतृत्व के लिए उन्हें तैयार होने में अभी समय लगने वाला है। तो सीधा जो अपील कर सकता है महिलाओं को, वो शायद चुनाव लड़ने के मौके देने से ज्यादा ये जो 5 न्याय हैं, नारी न्याय के वादे हैं, ये ज्यादा अपीलिंग दिखाई दे सकते हैं एक आम औरत को। दूसरी बात ये कि क्या 40% महिलाएं वाकई पॉलिटिक्स में दिख भी रही हैं, या 40% टिकट्स देना है इस नाम पे किन्हीं भी महिलाओं को शामिल करके उनको टिकट्स दिए जाना एक सही समझदारी भरा डिसीजन था?
तो पॉलिटिक्स में ही फिलहाल महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 50% नहीं है, जो कि हैरानी की चीज़ है। आज़ादी के आंदोलन में औरतों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। जितना गांधी के असहयोग आंदोलन में महिलाओं ने हिस्सेदारी की थी, ये दुखद है कि उसका स्वाभाविक विकास नहीं हुआ और आज हमारे राजनीति में उतनी भी महिलाएं नहीं हैं, उसकी 10% भी महिलाएं नहीं हैं जितनी आज़ादी के आंदोलन में राजनीतिक परिदृश्य में महिलाएं निकलकर सामने आई थीं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जब तक पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाली महिलाओं की संख्या ही बहुत कम है, तो चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या 40% कैसे हो सकती है। उस लिहाज से मैं इन 5 वादों को बड़े बदलाव की तरह देख रही हूं जो कांग्रेस की नीतियों में आया है और जो रियलिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। इसके बीच सबसे मजेदार चीज ये है कि नारी न्याय की बातें तो हो रही हैं, लेकिन इस कांग्रेस ने खुद अभी कोई महिला नाम डिक्लेयर नहीं किया है। जितनी सूचियां आई हैं उनमें कोई महिला शामिल नहीं है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो नारी न्याय है उस लिस्ट में भी हमको दिखाई देगा झलकता हुआ। एक और बड़ी बात है जिसको हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, महिलाओं का पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन। एक तो 33% रिजर्वेशन जो संसद में बिल पास हो गया, अधिनियम बन गया, उसके चलते ये रिप्रेजेंटेशन वाली बहस को बीजेपी ने कहें कि ख़त्म कर दिया है, या ज़्यादा उपयुक्त अगर शब्द इस्तेमाल करूं तो कहना चाहिए इस बहस को उन्होंने दबा दिया है, या और भी उपयुक्त शब्द कहें तो इस बहस को नष्ट कर दिया है। ये लागू तो होने वाला अभी है नहीं और न जाने कितने साल इसको लगने वाले हैं, लेकिन फिलहाल ये रिप्रेजेंटेशन की बात ही खत्म हो गई है, इस पर बहस ही खत्म हो गई है। और अब पार्टीज पर आ गया है कि वो कितना रिजर्वेशन अपनी पार्टी के भीतर, कितने टिकट्स महिलाओं को देने वाली हैं। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन के सवाल को एक और तरीके से बीजेपी ने भुनाया है, वो ये कि टोकनिज्म के तौर पर पोजीशंस महिलाओं को दे दी गई हैं, लेकिन आप खुद देख रहे होंगे कि भाजपा में शामिल महिलाएं महिलाओं के मुद्दों को कितना रिप्रेजेंट करती हैं और वो महिलाओं के मुद्दों पर, समस्याओं पर कितनी मुखर हैं। ये एक सवाल है जो हमारे सोचने के लायक है कि रिप्रेजेंटेशन को, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को किस तरह से बीजेपी ने टैकल किया है, बीजेपी ने इसको एग्जीक्यूट किया है अपने प्लान्स को, इसे ध्यान में रखते हुए। तो ये एक बड़ी चीज है जो हम विमर्श करने वाले जो बुद्धिजीवी समाज हैं उनके लिए एक चेताने वाला सवाल है कि कहने को तो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, कहने को तो उन्हें पोजीशंस दे दी जाती हैं, लेकिन क्या वो तमाम महिलाएं जो पॉलिटिक्स में जो मंत्री बन गई हैं, जिनके पास ओहदा है, पोजीशन है, क्या वो महिलाओं के मुद्दों पर जागरूक हैं या महिलाओं के मुद्दों पर वो आवाज़ उठा रही हैं। हम देख रहे हैं तमाम रेप्स होते हैं, तमाम घटनाएं महिलाओं के खिलाफ हिंसा की हो रही हैं, लेकिन भाजपा महिलाओं की ज़बान एकदम सिली हुई है। सबसे बड़ा तो हमारे सामने एग्जाम्पल यही है कि ये महिला मंत्री जो भाजपा की हैं, ऐसे नेता की बगल में बैठती हैं हमेशा संसद में जो यौन उत्पीड़न का आरोपी है, ब्रजभूषण शरण सिंह। एक ऐसा इनका नेता है निशिकांत दुबे, जो अपनी ही कलीग को, अपनी ही महिला साथी को जो संसद में बैठी है उसके लिए नगरवधु जैसे शब्द इस्तेमाल करता है। उनके रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ विचारधारा का सवाल, उनका महिलाओं के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता का सवाल वहीं का वहीं है, बरकरार है। तो ये है कांग्रेस का, राहुल गांधी का नारी न्याय का वादा। अब इस देश की जो महिला वोटर है, ये उसे सोचना है कि उसे न्याय, हक और बराबरी चाहिए या फिर उसे केवल वंदन चाहिए, पूजन चाहिए, पैर धोना और माल्यार्पण करना। क्या यही चीजें उसको चाहिए या सच में वो इस समाज में बराबर की भागीदारी चाहती है, अर्थव्यवस्था में बराबर की भागीदारी चाहती है, करियर चाहिए या वंदन चाहिए? ये भारत की महिला वोटर को डिसाइड करना होगा। आज के शो में बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। शुक्रिया।